हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो आज बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, यानी देखा जाए तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्य का उदय, आरंभिक वैदिक काल में जीवन की मुख्य विशेषताएं, यानी ऋग वैदिक एज, द राइजेस ऑफ इंडो आर्यन, मेन फीचर ऑफ द लाइफ इन द अर्ली वैदिक एज। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी एससीपी विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो है हम हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू और हर एक छोटी से छोटी बातों को जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है आर्थिक जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आर्थिक जीवन देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्य का जो है आर्थिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था, क्योंकि कृषि से ही कहते हैं ये काफ़ी आगे बढ़े। ऋग्वैदिक आर्य का आर्थिक जीवन आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं दृढ़ था। वैदिक युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी थी। देखा जाए तो वैदिक युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ में कहीं देखने को नहीं मिलता है। कृषि एवं पशुपालन लोगों एवं शासकों दोनों के बीच मुख्य आधार थी, यानी देखा जाए तो कृषि और पशुपालन उस समय लोगों और शासकों का जीवन का मुख्य आधार था। और इसके अलावा देखा जाए तो व्यापार, कुटीर उद्योग भी उस समय काफ़ी उन्नत थी। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता यहाँ पर हमारे समक्ष दिया गया है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। सबसे प्रथम हमारे समक्ष आता है कृषि। देखिए जैसे कि हमने बात किया है, यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्य का जीवन दो चीज़ों पर आधारित थी, कृषि और पशुपालन, क्योंकि ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। चाहे वो आम नागरिक हो या शासक हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कृषि का ऋग्वैदिक आर्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और गांव की भूमि दो भागों में विभाजित थी। गांव की भूमि जो थी दो भागों में विभाजित थी। इसकी उपजाऊ खेती के लिए योग्य भूमि, जिसको उर्वरा या क्षेत्र कहते थे, परिवार या व्यक्ति के अधीन होती थी, अर्थात यह व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत होती थी। भूमि का वह भाग जिस पर घास उगाई जाती थी उसे हम खिल्ले या चरगाह कहते थे। और आपको पता है कि उस समय चरगाह कितनी महत्वपूर्ण थे। और इस पर पूरे गांव वाले सामूहिक अधिकार होता था, यानी गांव वाले का ही पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। एकाधिकार होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हल बैलों की जोड़ी से चलाए जाते थे और कभी कभी 12 बैलों के भी जोता जाता था। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चावल, दालें आदि थी, जो कि उस समय के महत्वपूर्ण थी। उन्हें जुताई, बुआई और कटाई की सारी विधियों का ज्ञान उस समय था उनके पास। कहते हैं उपज बढ़ाने के लिए खाद के प्रयोग की जानकारी भी उन्हें बेखूबी थी, यानी उर्वरक देखा जाए तो उपज बढ़ाने के लिए वो खादों का भी प्रयोग करते थे। और जुताई, बुआई और कटाई तो होती ही थी। एक वर्ष में साधारणतः 2 फसल उगाई जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सिंचाई के लिए कुआं आदि का भी प्रयोग इस समय होती थी। वैसे वो मुख्यतः सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर थे, क्योंकि सिंचाई की सुविधा इस समय परिपूलित नहीं थी उत्तर वैदिक काल की तरह। ऋग्वैदिक काल में सिंचाई की सुविधाएं जो थे बहुत कम थे, और वो लोग सिंचाई के लिए कुआं आदि का ही प्रयोग किया करते थे, और ये मुख्य तौर पर जो है वर्षा पर ही निर्भर होते थे। दूसरा जो आता है यहाँ पर पशुपालन, जो ऋग्वैदिक आर्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यवसाय था। पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण था, और मैं आपको बता दूं कि उस समय जिसके पास जितने पशुधन होते थे उसी से उसकी जो है अमीरी का पता चलता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्य का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, और पशु लोगों को संपदा का मुख्य भाग थे। जिसके पास जितना पशु होता था उसके पास उतना ही उसका संपदा समझा जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था, और इसे अमूल्य और सौभाग्य का चिन्ह भी होती थी। देखा जाए तो गाय जो था इस समय बहुत ही पवित्र, अमूल्य और सौभाग्य का चिन्ह होता था। गाय विनिमय का माध्यम भी थी और दान की वस्तु भी थी, यानी उस समय ब्राह्मणों को गाय जो था दान में दी जाती थी। उन्होंने भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, ऊँट, घोड़े पालतू बनाए हुए थे, जो कि उनके व्यवसाय के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे। बैलों को भी आर्य की संपत्ति का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था, क्योंकि बैल जो थी उस समय बहुत कीमती थी, और इससे कई तरह के जो है कार्य करवाए जाते थे। कहते गाड़ियों को भी, बैलगाड़ियों को भी उपयोग होती थी, तो सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग होता था, तो कृषि करने के लिए भी उपयोग होता था। यानी उस समय बैल का जो है एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी। जिसके पास बैल का 2 जोड़ा होता था वो काफ़ी धनी माना जाता था। लेकिन आज देखिए इसका विपरीत है। आज बैलों का कोई यहाँ पर कीमत नहीं है, ना कोई कद्र है। ये तो ऐसे ही रोड पे घूम रहे होते हैं। तो कहते हैं समय ने जो है पूरे कुछ चक्र चला दिया। जिनकी कीमत उस समय थी आज उनकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पशुधन होता था वो उतनी ही धनी समझा जाता था। तो ये कहते हैं ऋषि वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जिसके पास जितना पशुधन होती थी उतना वो धनी समझा जाता था, और उतने ही धन का मालिक भी कहलाता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार तथा वाणिज्य। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापार था वर्जनीय। कहते व्यापार को भी एक व्यवसाय की मान्यता थी उस समय, और यह विशेष व्यापारी वर्ग जैसे पानी कहलाते थे। जो व्यापारी वर्ग होते थे उनको पानी कहते थे, यानी पानी द्वारा किया जाता था। आरंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय को विनिमय का माध्यम समझा गया, अर्थात एक गाय के मूल्य के बराबर मूल्य की वस्तु का क्रय विक्रय होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय क्रय विक्रय के अंतर्गत। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन दिनों निशक नामक सिक्का का भी प्रयोग होता था, यानी उस समय जो सिक्कों का प्रयोग होता था उसे निशक कहते थे। पहले यह एक प्रकार का आभूषण था जिसे गले में पहनते थे। बाद में इसका प्रयोग सिक्कों की तरह ही होने लगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो उस समय निशक नाम के सिक्के का प्रयोग जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत ही तौर पे की जाती थी। आंतरिक एवं बाहरी दोनों व्यापार खूब विकसित थे। आंतरिक एवं देखा जाए तो बाहरी व्यापार इस समय काफ़ी विकसित थे, क्योंकि आर्य को स्थल पर जल मार्गों की जानकारी थी। यानी देखा जाए तो आर्य को जल व स्थल मार्गों की पूरी जानकारी थी। और व्यापार की वस्तुओं में जो है देखा जाए तो दालें, अनाज, वस्त्र, चमड़े का सामान्य प्रमुख था उस समय। इन चीज़ों की व्यापारी में खूब करते थे व्यापार। कहते हैं व्यापारी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैलगाड़ियों, घोड़े, रथों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पशुधन का उपयोग किया जाता था। इसलिए इस समय कृषि और पशु का काफ़ी महत्व था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य व्यवसाय का उद्योग। काफ़ी महत्वपूर्ण है अन्य व्यवसाय तथा उद्योग। कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के अलावा आर्य कई अन्य व्यवसायों में भी संलग्न थी। यानी कृषि और पशुपालन तो इनका मुख्य व्यापार था ही था, इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों में इनका जो है काफ़ी दबदबा था।
ऋग्वैदिक काल में कृषि पर आधारित कई उद्योग थी और उन्हें रेशम, ऊन तथा सूती के कपड़े बुनने की कला का ज्ञान भी था। तो आप समझ सकते हो कि उन्हें रेशम, ऊन तथा सूत के कपड़े बुनने की कला उनको आती थी। बढ़ाई, रथ, नाव, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी और शहरी एवं ग्रामीण लोगों के लिए कृषि औजार बनाते थे और इस प्रकार आर्य समाज में बढ़ाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप समझ सकते हो कि बढ़ाई उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बढ़ाई रथ, नाव, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी और शहर व ग्रामीण लोगों के लिए कृषि औजार बनाते थे, इसलिए उनका महत्व काफ़ी इस समय था। सुनार लोगों के लिए सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का आभूषण बनाता था और लुहार औजार व हथियार बनाता था और बुनकर सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र भी बुनता था। शिकार करना भी इस समय के महत्वपूर्ण शौक था और इसके अलावा आर्यों में वैद्य, चिकित्सक भी पाए जाते थे, यानी वैद्य भी थे जिनको चिकित्सक के नाम से जाना जाता था उस समय, और ये रोगियों को जो है इलाज किया करते थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने बड़े ही जोर देकर कहा है कि ऋग्वैदिक आर्य में और समाज में कोई भी व्यवसाय किसी से भी कमतर नहीं माना जाता था, यानी सभी व्यापारों का अपना एक महत्वपूर्ण उस समय स्थान था और सबका एक मूल्य उस समय थी। तो ये बात जो है डॉक्टर त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार संघ। काफ़ी महत्वपूर्ण है व्यापार संघ। देखा जाए तो ऋग्वेद में गुण तथा व्रत का उल्लेख किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी गुण और व्रत कहाँ में जो है ऋग्वेद काल में मिले हैं। और इससे इतिहासकार ने यह अनुमान लगाया है कि आर्य ने व्यापार तथा व्यवसाय की संज्ञों में संगठित कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्यों ने व्यापार तथा व्यवसायों के संघों में संगठित कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दास प्रथा। दास प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिला। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं संस्कृति इतिहास में यह विचार व्यक्त किया है कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा आरंभ हो गई थी, यानी ऋग्वेद काल से ही दास प्रथा का जो है शुभ आरंभ हुआ और दासों से कई तरह के काम करवाया जाता था, लेकिन उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दासों का प्रथा शुरू हो गई थी, लेकिन दास हर तरह के काम करते थे, लेकिन उनके साथ जो है दुष्व्यवहार नहीं होती थी, यानी उनका भी सम्मान था। तो ये काफ़ी ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिकार करना। ऋग्वैदिक काल में शिकार का भी हमें बहुत सबूत मिले हैं। शिकार करना भी एक व्यवसाय था उस समय। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी का ये विचार है कि ऋग्वैदिक काल में लोग मनोरंजन तथा व्यवसाय दोनों रूपों में शिकार करते थे। मनोरंजन के लिए भी करते थे और व्यवसाय के लिए। आप देखिए, मनोरंजन के लिए होता था कि शिकार करने में बहुत ही उनको एडवेंचर महसूस होती थी, और व्यवसाय के लिए इसलिए भी क्योंकि जो शिकार वो करते थे उसको बाज़ारों में ये बेचे भी करते थे। तो उस समय शिकार मनोरंजन के लिए तो था ही था, प्लस व्यवसाय के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। दोनों रूपों में शिकार जो है उस समय बहुत अधिक मात्रा में की जाती थी और उनके द्वारा हिरण, सुअर और शेर आदि का शिकार करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। शेर का शिकार करके उसके चमड़ियों का जो है बहुत अच्छा व्यापार उस समय की जाती थी, और हिरण के जो है मांसों का भी उपयोग किया जाता था और सुअर का भी जो है मांसों का सेवन की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, शिकार मनोरंजन के लिए और व्यवसाय के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कर्ज प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में कर्ज प्रणाली भी विकसित थी। ऋग्वैदिक काल में कर्ज देने का भी प्रचलन था। व्यापारी वर्ग को पनी कहते थे, जो व्यापार करते थे उन्हें पनी कहते थे, और वह महाजन थे तथा लोग खुद पर पैसे देते थे, यानी देखा जाए तो उसमें सूद के रूप में पैसे का प्रावधान था। जैसे आज के समय में जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां आपको फाइनेंस करती है, उसी तरह उस समय महाजन जो था लोगों को सूद पर पैसे देते थे, और महाजन उस समय जो है आम लोगों को लूटने का प्रावधान तो कहते हैं हर एक समय काल में था। जैसे आज देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो है तरह तरह के आपको हरकंडे में अपनाती है और आपसे जो है पैसे लूटती है। तो ये कहते हैं ये लूटने की जो सिलसिला है चलती ही आ रही है, सिर्फ लोग और उनका नाम बदल गया है। पहले महाजन लूटा करते थे, उसके बाद साहूकार लूटने लग गए,
उसके बाद जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां लूटने लग गई। तो जर्नल सी बात है, उनका रूप वही है, लूटने का ही काम है कि आम गरीबों बंदों से जो है वो कर्ज पे जो है पैसे देते हैं और उसका 2 का 4, 4 का 8, 8 का 32 कर कर के जो है उनसे सूद वसूलते हैं। और ये ऋग वैदिक काल में भी देखने को मिला, हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिला, और आज आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कर्ज प्रणाली कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। जो उनकी रकम वापस नहीं कर पाते थे वो महाजन की निश्चित समय तक सेवा करते थे और कर्ज लौटाना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। यानी अगर आप रकम नहीं वापस कर पाते थे तो आपको जो है एक दास की तरह महाजन के पास सेवा करना पड़ता था। और ये कर्ज की रकम दिन पर दिन बढ़ता जाता। तो कहते हैं जब एक बार व्यक्ति कर्ज ले लिया, अगर रकम नहीं चुका पाया तो सदैव के लिए जो है महाजन का दासी बन के रह जाता था। जैसे आज के समय में देखिए, अगर फाइनेंस कंपनी से अगर आप फाइनेंस करवाते हो, अगर आप पैसे नहीं चुका पाते हो तो आपको क्या करेंगे, आपका सामान भी ले जाते हैं और आपको क्या करेंगे, आपको जो है कानून का डर दिखा दिखा के आपको डराएंगे और आपको जो है एनओसी के नाम पर बार बार आपको जो है प्रताड़ना देंगे। सेम कहते हैं प्रोसीजर वही है, सिर्फ लोग बदल गए हैं। तो आज मैं यही बात कहता हूं कि बड़े बड़े जो ये फाइनेंस कंपनियां होते हैं, सरकार पे इन पे नकेल कसने की ज़रूरत है। और ये कहते हैं सरकार की डर दिखा दिखा के जो है लोगों को लूटते हैं कि हम तो उस अदालत के पास जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ सामान लिया, उसका सामान भी उन्होंने छीन लिया, ऊपर से डाउन पेमेंट भी करवाया, ऊपर से उन्होंने 1.5 साल जो है किस्त भी भरवाया, सिर्फ 3-4 किस्त रह जाने के कारण जो है कोई भी सामान लेके चले गए और बाद में जो है उन पे तरह तरह के जो है पैसे का डर दिखाया, एनओसी के डर दिखाया। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार तो आंख बंद कर रखी कि भाई आप जब सामान लेके चले गए तो एनओसी किस बात के लिए आप मांग रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आपका सामान आपको महंगा में बेचा, आपने सस्ता में बेचा, इससे जिस व्यक्ति ने लिया था उसको क्या मतलब? जब आप उसका सामान लेके चले गए, ठीक है, आपने उसे डाउन पेमेंट भी करवाया, प्लस आपने किस्त भी जमा करवाया, और जब आपको कुछ किस्त जमा नहीं हुआ तो आप उस सामान को लेके चले गए और उसको बेच भी लिया, उसको 5 गुना रेट पे बेच भी लिया, और बाद में आपने और पैसे वसूलने के लिए आपने एनओसी के जो है नोटिस भेजा और कहते हो कि हम अदालत में जाएंगे। तो वही बात कह दिया ना कि चित भी उनका है, पट भी उनका है, सरकार भी उनका है, अदालत भी उनका है। आम गरीब बंदा तो सिर्फ मरने के लिए यहाँ पैदा हुआ है। इसको लूटने वालों की कमी नहीं है। चाहे ऋग वैदिक काल में देखिए, चाहे उत्तर वैदिक काल में जाइए, या चाहे 21वीं शताब्दी में आइए, हर क्षेत्र में ऐसा ही है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि सरकार इन पे नकेल क्यों नहीं कसती है। कर्ज प्रणाली देखिए दोस्तों, कर्ज जो ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदा लेता है। जीवन में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो हर कोई जो है कर्ज का ही रास्ता अपनाता है। लेकिन इस तरह के प्रताड़ना देना किसी के लिए सही नहीं है, न तो देश के कल्याण के लिए है, न इंसान के जो है आगे बढ़ने के लिए है। तो इसमें सरकार को जो है पारदर्शिता बरतने की ज़रूरत है। आप देखते ही हो कि टीवी में न्यूज़ आता ही रहता है, हमेशा आप देखते रहते हो, प्रचारों में भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि सोना लीजिए, सोना क्यों घर में बैठाइए, सब फ्रॉड होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औषधि। कहते हैं ऋग वैदिक काल में औषधि का भी प्रावधान था। ऋग वैदिक काल में औषधि विज्ञान बहुत ही विकसित था। ऋग वैदिक काल में औषधि विज्ञान जो था बहुत काफ़ी विकसित था। और ऋग्वेद में कहा गया है कि अश्विनी औषधि के देवता थे। अश्विनी जो थे औषधि के देवता थे और विभिन्न जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज भी करते थे। ऋग्वेद में एक विवरण ये भी आता है कि विश्वपाल का एक पैर युद्ध में टूट गया था तथा उसके स्थान पर लोहे का एक पैर लगाया गया। चैवन्य ऋषि ने औषधि के पुण्य यौवन को से प्राप्त किया। अब देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय लोहे का पैर का भी प्रावधान था। च्यवन ऋषि ने औषधि से पुण्य यौवन को प्राप्त किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो हमारे औषधि में जो है कोई भी व्यक्ति यौवन को दोबारा प्राप्त कर सकता है, सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब च्यवन ऋषि जो है औषधि से अपना यौवन दोबारा प्राप्त कर सकता है तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पहले ऋषि मुनि के पास दिव्य दृष्टि होते थे, दूर की चीज़ों को देखने का क्षमता होता था, सुनने की क्षमता होती थी। आज तो हर इंसान के समक्ष है।
आज कोई भी घटना कहीं भी होती है, हम फटाक से टीवी पे न्यूज़ पे देख लेते हैं। हमें किसी से बात करनी होती 100 किलोमीटर तो होते, वहाँ की आवाज़ हमें यहाँ तो बहुत ही क्लियर समझ में आती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि च्यवन ऋषि जब औषधि से जो है पुण्य यौवन प्राप्त कर सकते हैं, तो आने वाला समय में देखना एक ऐसे औषधि बनाई जाएगी जैसे हर इंसान जो है यौवन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहते हैं अगर कोई कुछ हुआ है तो उसका आगे चल के आविष्कार भी होगा। अब देखिए उस समय लोहे का पैर लगाया गया और आज तो ये आम बात हो गई है। तो औषधि का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यातायात के साधन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस युग में कई तरह के यातायात के साधन प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे बैलगाड़ी और समुद्री जहाज, यानी ये सब यातायात के प्रमुख साधन थे। रथों एवं गाड़ियों के बैलों तथा घोड़े से खींचा जाता था और घुड़सवारी का भी खूब प्रचलन था। रथों एवं गाड़ियों को बैलों तथा घोड़े से खींचा जाता था और घुड़सवारी का खूब ही प्रचलन इस समय हो चुका था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गृह निर्माण। कहते हैं घर लकड़ी मिट्टी तथा बांस के बने होते थे। घर लकड़ी मिट्टी तथा बांसों के बने होते थे उस समय। तो ये गृह निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। प्रत्येक घर में एक चूल्हा होता था जिसमें हर समय आग जलती ही रहती थी। ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस हर घर में जो है हर समय आग जलती रहती थी। कारण क्या था कि आज के समय की तरह उस समय माचिस का आविष्कार नहीं होता था। आग जलाना उस समय बहुत दुष्कर्म कार्य थी, इसलिए आग को हमेशा जो है जलाए रखा जाता था। स्त्रियों को बैठने के लिए बैठक अलग कक्ष में होते थे और उनके घर साफ बड़े तथा हवादार होते थे, जिससे कोई तरह की बीमारी उनमें प्रवेश न कर सके। उसके पश्चात देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता। ऋग्वेदी सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ऋग्वेदी सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। गांव ही सभ्यता का केंद्र थे, लेकिन पूर्व और शब्द के उल्लेख से यह कहा जा सकता है कि उस समय कुछ नगर भी अस्तित्व में आ गए थे। यानी देखा जाए तो पूर्व शब्द से ये पता चलता है कि उस समय नगर भी अस्तित्व में आ गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत राजनीतिक जीवन, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तब ये दूसरे बच्चे तक पहुंचेगा, दूसरे बच्चे भी लाभ उठा सकेंगे। अगर दूसरे बच्चे तक पहुंचता है वो तिरपान सेंटर को जो है लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, तो जर्नल सी बात है आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर और भी वीडियो लाएगा और भी सब्जेक्ट के लाएगा। सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आप जो भी कमेंट करके बताते हो उन सभी का लाएगा। लेकिन ये तब होगा जब तिरपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा, और ये तब बढ़ेगा जब आपका प्रयास होगा। तो आप प्रयास कीजिए, जितना हो सके तिरपान सेंटर को आगे बढ़ाइए, वीडियो हर जगह पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी जो है तिरपान सेंटर आगे बढ़ेगा और आपके लिए हर चीज़ का जो है प्रावधान करेगा। यहाँ पर सोचिए नहीं, विचार न कि जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है, अगर अच्छा लगता है, समझ आती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी फायदे में रहोगे। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन प्राप्त होती है और कौन वीडियो कब डल जाए और कब आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, ये शायद आपको भी पता नहीं होगा। अगर सब्सक्राइब रहेगा तो कम से कम देख तो लोगे कि किस बात की नोटिफिकेशन है, क्या मेरे लिए है भी कि नहीं है। सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है। तिरपान सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए नहीं।